बूस्टर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज चलाई जा रही है खास क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका एग्जाम बहुत तगड़ा जाए और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन भी हो जाए। इसी सीरीज के हमने पहले दो वीडियोस में पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट के साथ। आज ये तीसरा पार्ट है, इसके अंदर में तीसरा चैप्टर, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हिंदी वालों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ये चैप्टर आज हम पूरा सीखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और कैसे प्री बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जाम की तगड़ी तैयारी होगी और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन भी होगा। एक तीर से दो निशाने होने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर करके सभी क्लास 10 के बच्चों में और पेपर पेन लेकर बैठ जाइए आज की इस वीडियो में तगड़े तरीके से चैप्टर सीखने के लिए, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर और यहां तक कि लॉन्ग आंसर भी बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, जो कि 4 से 5 नंबर का होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से सीखना है। क्या क्या सीखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आपको यहां पर सीखनी है। ले देकर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन। आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा दो तरीकों से। एक तरीका होता है आपका ग्राफिकली और एक होता है आपका एल्जेब्राइकली, मतलब ग्राफ के तरीके से और अलजेब्रा यानी कैलकुलेशन के तरीके से सॉल्यूशन निकालने हैं। और सॉल्यूशन निकालने के भी दो तरीके हैं। एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो दो तरीके से सॉल्व होंगे और दो मेथड का यूज होगा। एक और मेथड होता था जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सीखना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये इतना लंबा नाम है, इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है। मैं देखिए कितने आसान तरीके से 2 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए इसका नाम देखिए, इसका नाम है हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इंग्लिश में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब एक एक वर्ड का मतलब समझा देता हूं, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट में। देखिए पेयर का मतलब क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है जी। जब कोई चीज जोड़े में हो यानी नंबर में काउंटिंग में 2 में हो तो वो हम पेयर कहलाती है, उनको हम पेयर बोल देते हैं। चलिए जी, इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी कथन को, मतलब कोई बात कही गई है और ऐसी बात जिसके अंदर या ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर या ऐसा कथन जिसके अंदर इक्वल का निशान हो, उसको हम इक्वल इक्वेशन बोलेंगे। कुछ भी लिखा हुआ अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक इक्वेशन है। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो इसका मतलब मोटा मोटा अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि यहां पर इक्वेशन पेयर मतलब कथन का जोड़ा, मतलब इक्वेशन का पेयर होगा, दो इक्वेशन होंगी, यहां पर दो समीकरण होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इन समीकरण में क्या क्या चीजें होंगी, हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल को हिंदी में बोला जाता है चर, या फिर इसको और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो वाली चीज वेरिएबल वो होता है। और वो भी नंबर में कितने होंगे? 2 होंगे, 2 होंगे, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 चर होंगे। मतलब एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ए बी हो सकता है, एम एन हो सकता है। इस तरीके से वेरिएबल होंगे। तो यहां पर जैसे कि हम एक्स और वाई ले सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल हो गए। ए और बी ले सकते हैं, ये वेरिएबल हो गए। अब वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, मतलब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आए, वाई की कुछ निकल के आए, फिर दोबारा एक्स की कुछ और आ जाए, वाई की कुछ और आ जाए, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। कभी कुछ आएंगी, किसी सवाल में कुछ आएगी, कभी कुछ आएगी, तो इसीलिए इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो अब अगर आप मोटा मोटा समझेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है जी, इक्वेशन इक्वल लग गया जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने x ले लिया और मैंने y ले लिया, ये यहां पर ले लिया, और क्या हो, उसका जोड़ा हो, एक भी ना हो बल्कि 2 हो। तो एग्जांपल के लिए अब मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए 2 इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक मैंने लिखी लेट सपोज 3x + 4y = 5 और दूसरी मैंने लिखी 6x + 7y = 8। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो
देखिए यहां पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है, यहां पे दो वेरिएबल आ गए। यहां पे इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली, और ये इक्वेशन दो हैं, एक ये रही एक ये रही, इसका मतलब ये इक्वेशनों का जोड़ा है। इट मींस यहां पर ये पेयर है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, ठीक है जी, और आपको इक्वल का निशान मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर को और समझ लो। लीनियर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वेरिएबल है, ये जो x आप देख रहे हैं, ये जो y आप देख रहे हैं, इसकी पावर 1 होना। अगर यहां पर इनकी पावर 1 है तो इट मींस यह एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो इस पूरे चैप्टर में x और y की पावर 1 ही रहेगी इक्वेशनों के अंदर, स्क्वायर नहीं होगा। तो अब अगर आप चैप्टर के नाम को पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशनों का जोड़ा, यानी ऐसी इक्वेशंस, ऐसी समीकरणों का जोड़ा जिसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो 1 है, इनटू वेरिएबल्स, और जिसके अंदर दो चर हैं, यानी दो ऐसे डिजिट है, ऐसे नंबर है जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे यहाँ पे x और y है, x और y है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप p और q की शक्ल में लिख सकते हैं 6p माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस का 24। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है जी, जिसके अंदर दो वेरिएबल p और q हमें नजर आ रहे हैं। इस तरीके से कुछ भी इक्वेशन बन सकती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल हो उनकी पावर 1 हो, और वो इक्वेशन है क्योंकि उसमें इक्वल का निशान लगा हुआ है, और दो हैं तो वो जोड़ा है, तो इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको ये जो इक्वेशंस दी जाएंगी, ये जो समीकरण दी जाएंगी, आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफ की मदद से, या फिर आप अलजेब्रा मतलब सॉल्व करके करो। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं 3y दोनों में हमें नजर आ रहा है, तो हम इस 3y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे आप रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे साइन से, ताकि इनके साइन चेंज हो जाएं। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये 3y माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, अब यहाँ पर ये प्लस का 3y है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर नीचे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ पर 7 में तो 4 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर इस तरीके से आगे जाकर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू मिलेगी फिर उसी को हम दोबारा से इक्वेशन में रख देंगे, कोई सी इक्वेशन में भी, और हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये एक मोटा मोटा बेसिक तरीका है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इससे पहले आपको कुछ और बात और समझनी है। ये जो लीनियर इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ पेपर पे इस इक्वेशन को हम बनाएंगे, तो इसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम में ये बात आएगी आपके। मैंने क्या बोला आपकी कि जितनी भी इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन, इसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा बनेगी। हिंदी वालों आप भी समझते थे ना, इसकी हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर एक सीधी रेखा बनती है। मतलब कि लेट सपोज अगर आपका ये ग्राफ पेपर है, रफली बना रहा हूं बिल्कुल, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ग्राफ पेपर है। तो यहां पर जो भी लीनियर इक्वेशन हमें दी गई होंगी, दो हम लिख लेते हैं। लेट सपोज एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मैंने यहां पर लिख दी दूसरी क्या, 5x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7। एग्जांपल ले रहा हूं, बस रैंडमली लिखे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, इनके पॉइंट x और y की वैल्यूज, तो दोनों की एक सीधी रेखा आएगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हो सकता है जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारी एक इक्वेशन की, इस वाली की हमें मान लो यहाँ पे मिल गई, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और दूसरी की बनाएंगे तो दूसरे की हमें कहीं पे यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन की हमेशा ग्राफ पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो आपने सीख लिया कि हर एक लीनियर इक्वेशन की, हर एक रैखिक समीकरण की एक सीधी रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास कितनी समीकरण है, हमारे पास है दो, जोड़ा है, पेयर है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आइए, जब दोनों की सीधी ही लाइन बननी है तो किस किस तरीके से ये लाइंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी
होगी ये मैं आपको अब समझाता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, दो हमारे पास समीकरण होती हैं, दोनों की सीधी लाइन बननी है। तो केस नंबर 1, पहला केस ये हो सकता है कि दोनों की जो लाइंस बने वो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बने कि एक इक्वेशन की लाइन ये आ गई, ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन की लाइन ये आ गई। इस तरीके से बन सकती हैं। स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ये तो कंफर्म है। अब हो सकता है जब हम ग्राफ पेपर पे डालें, एक की इस तरह से ऊपर जा रही हो, एक की इस तरीके से नीचे जा रही हो, तो इस कंडीशन में यहां पर ये दोनों लाइंस या दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेंगी, काटेंगी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि क्या पता ऐसा हो कि जो लाइंस बन रही हैं दोनों की, ये बन गई पहली इक्वेशन की लाइन और ये बन गई दूसरी इक्वेशन की लाइन, मतलब दोनों आपस में पैरेलल निकल आए, दोनों आपस में एक दूसरे को काटे ही नहीं। बननी तो सीधी ही है, बट क्या पता दोनों ऐसी बने बस सीधी चलती 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 ही चली जाएं, तो आपस में वो कभी टच ही ना हो, टकराए ही ना, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें। एक केस ये हो सकता है। तीसरा केस एक और हो सकता है कि एक इक्वेशन की लाइन इस तरीके से बने, ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी के बिल्कुल ऊपर बन जाए, कि ये भी केस हो सकता है। इट मींस जहां पर पहली लाइन थी दूसरी भी उसी के ऊपर आ गई, दूसरी इक्वेशन की भी, तो ये तीसरा पॉइंट हो सकता है। अब यहां पर हम अगर चेक करें तो यहां पर दोनों इक्वेशंस की लाइन ने एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट किया, यहां पर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं किया, काटा ही नहीं एक दूसरे को। और यहां पर तो ऐसा हुआ कि हर एक पॉइंट पर जहां पर भी एक दूसरे से टच होकर गुजर रही हैं, हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। तो ये तीन केस हो गए। इन केस को देखकर ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी इक्वेशन में क्या आंसर आएगा, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं अब। तो अगर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे की, उनकी जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करें, एक जगह पर काट, एक जगह पर क्रॉस करें, तो इसको हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। तो ये जो पॉइंट कटा है इस जगह पर जो x और y के पॉइंट होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, वही x और y की वैल्यूज होंगी और वही हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसी कंडीशन में x और y के जो पॉइंट हमें ग्राफ में मिलेंगे वही हमारा आंसर है, वही x और y की वैल्यू है। अब इसमें यहां पर इंटरसेक्ट हुई ही नहीं, काटा ही नहीं, तो यहां पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे मुन्ना राजा। यहां पर नो सॉल्यूशन, कोई हल आएगा ही नहीं। इस कंडीशन में हम x और y की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन में दी गई होंगी उनको निकाल ही नहीं सकते, सवाल वहीं छोड़ देंगे कि इसको निकाला ही नहीं जा सकता। सिंपल एज इट, सवाल करना ही नहीं पड़ेगा। तीसरा केस यहां पर है कि हर एक पॉइंट पर हमें यहां पर x और y की वैल्यू मिलेंगी। तो यहां पर ये जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर x की भी कोई वैल्यू मिलेगी, y की भी कोई वैल्यू मिलेगी, और इट मींस बहुत सारे, जितने चाहे हम उतने सारे सॉल्यूशन यहां पे से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल, बहुत सारे हल। ठीक है जी, कि हम यहां पर जितने चाहें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हर एक पॉइंट पर हमें x और y की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो रही है। तो ये तीन केस आपके बनते हैं जब दो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन आपस में इंटरैक्ट करती हैं। अब सवाल करने का तरीका यह है कि पहला तरीका क्या, अब आप ऐसा करेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या उनकी लाइनें कट रही हैं या नहीं कट रही या फिर एक दूसरे के ऊपर हैं, फिर आप आंसर लेकर आएंगे। ये तो बहुत लंबा झाड़ हो जाएगा ना, कि पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना हुआ, फिर उसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो भैया कटी नहीं कटी और उसके बाद आंसर लाओ, बहुत लंबा हुआ। कैसा रहेगा अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए या ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जिससे आप सिर्फ इक्वेशन को देखें और पता कर लें कि इसका आंसर आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, सिर्फ देखकर पता कर लें, मजा आ जाएगा ना। तो अब मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं कि आप सिर्फ इक्वेशन को देखकर बता देंगे कि इसका वन सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है और इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर आपके लिए दो इक्वेशन लिखी है। आप देखिए यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कैसे? यहां पर दो इक्वेशन है तो कौन सा क्या है नंबर, हमने इसको
आसान करने के लिए ये कर दिया है कि यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है इसमें जो x और y के साथ वाली चीजें हैं इनको हमने बोला a1 b1 c1 इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये है आपका a1x प्लस b1y और इज इक्वल टू सी। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके हमने साथ वालों को कोएफिशिएंट को मतलब x के साथ वाले को हमने बुला दिया 2, तो a2x प्लस b2y और इज इक्वल टू में c2, ये आपका c1 है। अब इससे हमें पहचान हो जाएगी, अच्छा अगर a2 b2 c2 है तो वो दूसरी इक्वेशन की बात हो रही है, a1 b1 c1 है तो वो पहली इक्वेशन की बात हो रही है। ये हमने यहाँ पर पहचान के लिए कुछ ये चीजें कर ली हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखिए वो पहचान मैं आपको बताता हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप देख कर ही बता देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ग्राफ, यहाँ पर एक पेपर, यहाँ पर एक टेबल ले ली है आपके लिए। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 मतलब जैसे यहाँ पर a1 की जगह है 3 और a2 की जगह पर है 6, तो 3 और 6 को हम कंपेयर करेंगे। ऐसे ही b1 और b2 को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर b1 की जगह पर क्या है 4, यहाँ पर b2 की जगह पर क्या है 7, और ऐसे ही c1 और c2 को भी हम कंपेयर करेंगे। तो इस कंपैरिजन को यहां पर अगर आप देखेंगे, आप इस इक्वेशन के एग्जांपल ले रहे हैं, इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20। अब यहां पर आप देखेंगे x के साथ जो है ऊपर कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो x के साथ है 1 और नीचे है x के साथ 3, मतलब a1 की जगह पर है 1 और a2 की जगह पर है 3, तो a1 अपॉन a2 आ गया 1/3। ऐसे ही हमने b1 और b2 को भी कंपेयर किया। अब b1 या b2 होता है y के साथ वाला, तो y के साथ ऊपर है माइनस का 2 आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे है प्लस का 4, तो -2 और प्लस का 4, तो नीचे आ जाएंगे ये b1 अपॉन b2। और इसी तरीके से अगर आप c1 और c2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है 0 खत्म, लेकिन यहाँ पर है इधर माइनस का 20 आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स्ट्रा में जो चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 अपॉन माइनस का 20। अब पहली कंडीशन आपको क्या करना है, इक्वेशन को देख के उनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर कर लेना है, निकाल के लिख लेना है। और आपको ये देखना है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, मतलब a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के बराबर अगर नहीं है, तो इस कंडीशन में जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी आपकी इंटरसेक्शन लाइन, या फिर जिसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, मतलब एक दूसरे को काटती हुई लाइन। ये वाली लाइन बनेगी, कब बनेगी, जब a1 अपॉन a2 का रेशो बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के रेशो के। और ऐसी हालत में क्या निकल के आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या हुआ होगा, ऐसी कंडीशन में ये हुआ होगा कि दोनों लाइनों ने एक ही जगह पर एक दूसरे को कट किया होगा और उस एक जगह के जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे ग्राफ पेपर पे, वही हमारा आंसर होगा। तो इक्वेशन आपके सामने होंगी, उनका रेशो निकाल लो, a1 अपॉन a2 का b1 अपॉन b2 का, अगर बराबर नहीं है तो उसका एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। सवाल सॉल्व करेंगे, आगे वो सॉल्यूशन में हम निकाल के लाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो। दूसरा केस समझते हैं। एक केस ये है कि यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशो कंपेयर करो, तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, अब b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4 और c1 अपॉन c2 आ गया -4 अपॉन माइनस का 12। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, ठीक है जी। यहाँ पर इसको हम कटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन b1 b2 और c1 c2 बराबर नहीं है, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले आपकी इक्वेशन के इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, कैसे कि a1 अपॉन a2 तो बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 का रेशो c1 अपॉन c2 के रेशो के बराबर ना हो, तो अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए तो ये कंडीशन होती है कौन सी, पैरेलल लाइंस की। जो मैंने आपको दूसरा केस बताया था ना, दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही, कट ही नहीं कर रही, और जब वो कट ही नहीं कर रही तो भैया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन उसका आंसर जो है वो होगा। तो अगर रेखा कैसी बनेगी, हमारी समांतर बनेगी, हिंदी वालों ये ध्यान रखना। तो ये था दूसरा केस। तो आपको क्या देखना है पैरेलल के लिए कि a1 a2 b1 b2 बराबर हो, लेकिन b1 b2 c1 c2 के बराबर ना हो, ये है पैरेलल की पहचान। अब बात करते हैं तीसरे केस की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो क्या पहचान होगी, कैसे देख के बता दो। आपको दो इक्वेशन
इक्वेशन दे रखी होंगी, सिंपल है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। आपको उनका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। ये तीनों निकाल के आप कंपेयर कर लेना। अगर तीनों बराबर आ जाए, मतलब तीनों का रेशो बराबर आ जाए, a1/a2 का, b1/b2 और c1/c2 का रेशो बराबर आ जाए, तो इट मींस समझ जाना कौन सी लाइन से, वो है कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं। इट मींस ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इसी में हालत में हमारे पास निकल के आते हैं क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब हर एक पॉइंट पर लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो इट मींस हर एक पॉइंट पे हमें x और y की वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे हमें आंसर मिल रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये पहचान है, बस इसको रिकॉल कर लो, मेरे साथ साथ बोलो फटाफट। अगर a1/a2 का रेशो b1/b2 के बराबर ना हो, तो वो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, वन सॉल्यूशन। अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइंस की नो सॉल्यूशन की। और तीसरी कंडीशन है, अगर तीनों रेशो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, वो बराबर है c1/c2 के, तो इट मींस यहां पर आएगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑल क्लियर? कमेंट नाउ। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन हो गया है सारे कॉन्सेप्ट का, बाकी जो चीजें क्वेश्चंस में आती रहेंगी वो मैं आपको सिखाता रहूंगा। सारे क्वेश्चन छाट के निकाले आपके लिए, जिसमें हर एक सवाल में आप कुछ नया सीख के जाएंगे। आइए देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में है। यहाँ पर ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन के, दो समीकरण के जोड़े दिए गए। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सवाल मैंने लगाया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें ये बताना है कि ये लाइंस क्या है, क्या ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, क्या दो पॉइंट पे कट कर रही है, क्या कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, या फिर पैरेलल है, टच ही नहीं कर रही। कैसे बताएंगे? पहचान मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपको तरीका यही है कि आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लेना है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a1 है यहाँ पे 2, 6 और a2 है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर a1 a2 का रेशो आ गया आपका 6/2। इस तरीके से आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरफ लिख के चलता हूँ। फिर आप निकालेंगे b1 b2 का, जो होता है y के साथ। तो यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -1, तो -3 और यहाँ पे -1। ये लो जी। आगे क्या है आपका c1 c2, तो ये था आपका 10/9। अब आप खुद देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर डिवाइड हो सकता है कहीं तो डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर डिवाइड हो सकता है ये 2 3 6, तो यहाँ पर भी ऊपर 3 मिल जाएगा, नीचे मुझे 1 मिल जाएगा। इसका माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ले देकर यहाँ पर हमने क्या पाया कि यह है 3/1 बराबर 3/1, मतलब a1/a2 तो है, वो तो बराबर है b1/b2 के। ये तो हमने चेक कर लिया, बट b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 9/10। तो ये कौन सी कंडीशन है? अभी बिल्कुल पढ़िए, फटाफट से कमेंट करके बता दो, जल्दी करो। यस, वेरी गुड। a1/a2 जब बराबर हो b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइन की। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि इस इक्वेशनों की, इन दोनों समीकरणों की जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो वो पैरेलल आएंगे, वो एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, नहीं काटेंगे। तो ऐसे आपको पहचान से आंसर ढूंढना है। इस सवाल में एक और नई चीज सीखेंगे। सवाल यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। हमें दी गई है दो इक्वेशन, एक है 3x + 2ky = 2 और दूसरी है 2x + 5y + 1 = 0। और हमसे कहा गया है कि ये कौन सी है? पैरेलल है, ये जो है आपकी समांतर है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। k आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये रहा। तो सबसे पहले आपका यही काम रहेगा इस चैप्टर में, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को फाइंड आउट करना। और पैरेलल की कंडीशन तो अभी हमने पढ़ी है। क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे लिखता हूं मैं। पैरेलल की कंडीशन होती है आपकी कि a1/a2 जो है वो बराबर हो b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। ये कंडीशन होती है। तो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है कि इक्वेशन पैरेलल है। अब a1 a2 क्या होता है? x के साथ वाले, तो यहाँ पर x के साथ है 3, यहाँ मैंने रखा 3। a2 है यहाँ पर x के साथ वाला, जो कि यहाँ पर है 2, बराबर मैंने रखा b1/b2। अब b1 b2 y के साथ वाले, तो यहाँ y के साथ है 2 के, ये मैंने यहाँ पर 2 के रख दिया, और यहाँ पर y के साथ है 5, ये मैंने 5 रख दिया। और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। c1 c2 क्या है यहाँ पे आपके पास? यहाँ पे 2 आपको नजर आ रहा है, वहां पे उस 1 को आप उधर ले जाओगे, माइनस का 1 कर दोगे, तो वो -1 हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे लिख देंगे। अब
खेल ये है, ये वाला पार्ट तो बराबर नहीं है तो इस पार्ट से तो हम आगे सवाल नहीं बढ़ा सकते, बट ये वाला पार्ट तो इसके बराबर है ना, तो हम इस वाले पार्ट को अब लेंगे, हम लेंगे 3/2 बराबर है 2k बराबर 5/5 के। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 की 3 में होगी, 2k की 2 में होगी, जब 2k की 2 में हो जाएगी तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4k, ये हो जाएगा आपका 4k, और यहाँ पर 5 3 आपके होते हैं 15, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 15/4। ये आपका आ गया आंसर। फटाफट से ऑप्शन देख लो, कोई सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, 15/4 ये हम लगा देंगे। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कंडीशन कुछ और आ जाती, अगर यहाँ पे आ जाती आपकी कौन सी वाली, इनफाइनाइटली मैनी, तो दोनों चीजें बराबर होती तो आप दोनों को ही रख देते। तो ऐसे आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर लाने पड़ेंगे। इस सवाल में भी एक और नई चीज सिखाऊंगा। यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे, हिंदी में इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसके अंदर हमें दो यहाँ पे समीकरण दी गई हैं। एक है आपकी x + 2y = 3 और एक है आपकी 5x + ky + 7 = 0। और हमसे कहा गया है कि अगर ये असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो ये वर्ड का मतलब समझो, एक नया वर्ड आ गया इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत, मतलब इसके अंदर कंसिस्टेंसी, संगति नहीं है। तो कंसिस्टेंसी किस में होगी? जहां पर सॉल्यूशन आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन की, तो वहां पर एक सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंसी है, जवाब आ रहा है। ऐसे अगर हम बात करें कोइंसिडेंट की, जहां एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है, तो वहां पर भी हर एक पॉइंट पे हमें आंसर मिल रहा है, x और y की वैल्यूज मिल रही हैं, तो कंसिस्टेंसी है। बट अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, जहां पर एक दूसरे से लाइन टच नहीं होती, कोई आंसर नहीं आता, नो सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर इस ही कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत, कि यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, आंसर नहीं मिल पा रहा है हमें, तो इसीलिए इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो अगर हमें कहा गया कि अगर ये इनकंसिस्टेंट हैं, इज इनकंसिस्टेंट, असंगत हैं, तो हमें यही पैरेलल लाइन वाली ही कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो क्या होती है, जो आपको अच्छे से याद हो चली है अब, a1/a2, जिसमें बराबर होता है b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। ये आपकी कंडीशन होती है, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर x और x के साथ क्या है? 1 और 5 है, तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये इक्वल है b1/b2 के। b1 में यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका k, तो यह हो जाएगा आपका b/k, और c1/c2 जो कि बराबर नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 7 है ऊपर, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 उधर गया हुआ है, तो इधर आएगा, तो ये -3 कंसीडर किया जाएगा। अब आपके सामने चीजें हैं, इससे आंसर नहीं निकल सकता, इतने पार्ट से निकल सकता है। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, k की 1 में होगी तो ये हो जाएगा आपका k, और b की 5 में हो जाएगी। अच्छा, मैंने b ही लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या लिखना था मुझे? b1 की जगह जो है 2 लिखना था। अच्छा, तो यहाँ पर हम b1 की जगह 2 पुट कर देंगे, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10। तो सिंपल 1 या 2 नंबर में ऐसा छोटा सवाल जो है आपका वो आ जाएगा। अगला सवाल फिर एक और नई चीज, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है। फाइंड c, हमें c को ढूंढना है। ये c कहां हमें मिलेगा ये हमें बताना है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर हमें जो समीकरण दी गई है, ये दी गई है हमें यहाँ पे समीकरण, ये रही, और दूसरी वाली ये रही, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें c का मान ज्ञात करना है कि अगर अनंत असीमित रूप से अनेक हल इसके मिल जाए, हमें जो समीकरण दी गई है, तो इसकी कंडीशन याद करो। सबसे पहले कंडीशन क्लिक होनी चाहिए सवाल पढ़ते ही। वेरी गुड, याद आ गई ना आपको? तो इनफाइनाइटली मेनी की सॉल्यूशन की होती है कि आपकी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और b1/b2 भी बराबर होता है c1/c2 के, मतलब तीनों ही रेशो आपके बराबर निकल के आएंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं। अगर बड़ा सवाल कर रहे हो तो आप क्या करना, आप अलग से इनकी वैल्यूज भी लिख देना। जैसे मैं तो डायरेक्ट रख रहा हूँ इक्वेशन में से देख के, लेकिन आप पहले अलग से लिख लेना। जैसे कि आप लिख लेंगे a1 की वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन पे नजर मारो, x के साथ क्या है c, तो यहाँ पर a1 हमारा आएगा c, a2 पे नजर मार लो, या पहले 1 वाले लिख लो, a1 हो गया आपका। चलो जी, b1 की वैल्यू क्या होगी? b1 आपका हो गया y के साथ वाला जो कि है 3, उसके बाद आपका हो गया c1 जो कि है पूरा का पूरा ये 3 - c। अब इस तरीके से a2 देख लो। अब a2 है x के साथ वाला जो कि है यहाँ पर 12, फिर आप लिख दो b2, जो b2 क्या है आपका y के साथ वाला जो कि है c, और फिर लास्ट में आपका आ
जाएगा C2 जो कि है अपने आप में माइनस का C। तो इस तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने लिख लिए हैं। अब इसको पुट करना आसान रहेगा और गलतियां होने के भी चांसेस अब खत्म हो चुके हैं। तो A1 अपॉन A2 रखो, मतलब C अपॉन 12 हमें रखना है, तो C अपॉन 12 आपने रखा। फिर आपको B1 अपॉन B2 रखना है, मतलब 3/C, तो 3/C आपने रखा। और फिर आपको रखना है 3 - C अपॉन 3 - C अपॉन यहाँ पर क्या है आपका माइनस का C है, ठीक है जी। तो माइनस का C यहाँ पर हमने रख दिया है। अब एक काम और कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर ये प्लस में था ये वाली पार्ट, यहाँ पर ये माइनस में, दोनों के इक्वल 0 है, तो ठीक है ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो समझो बात, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, चाहे तो इसको रख के सॉल्व कर लो, चाहे इसको रख के सॉल्व कर लो। पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इतने पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, C की C में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो C का स्क्वायर हो जाएगा, 12 के 3 में मल्टीप्लाई होगी, 12 3 36 हो जाएगा। स्क्वायर वाली चीज जब उधर जाएगी तो 36 का रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C = √36। और 36 का जो रूट होता है वो क्या होता है, वो 6 6 36 होते हैं, आपका 6 होता है। लेकिन ये 6 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस के 6 का स्क्वायर आप करेंगे वो भी 36 आता है, और प्लस के 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो भी 36 आता है, ठीक है। तो हम ये वाली नाइंसाफी नहीं कर सकते कि हम रूट निकालने में सिर्फ पॉजिटिव वाला रखें, नेगेटिव को भूल जाएं, ये गलती नहीं करना। तो या तो प्लस का 6 आंसर होगा या माइनस का 6 आंसर होगा, लेकिन हमें तो एक कंफर्मेशन चाहिए कि कौन सा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट को भी अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3/C = 3 - C अपॉन -C, इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप इस तरीके से, C की 3 में होगी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस का 3C, और यहाँ पर इस C की 3 में होगी तो हो जाएगा 3C, और C की C में हो जाएगी तो माइनस के C का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर ये माइनस का 3C ऑलरेडी है, ये वाला 3C भी इधर जाके माइनस का 3C हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का C स्क्वायर रह जाएगा। 3C और 3C कितने से हो जाएंगे आपके, 6C हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ पे माइनस का C का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। आप क्या करेंगे अब आप ये कीजिए, इससे आगे मैं यहाँ बढ़ जाता हूँ। अब आप ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, C स्क्वायर हमारे पास 6C जो है ना, यहाँ पे हमारे पास C का स्क्वायर है इक्वल में। अब यहाँ पर ये जो 6C है इसको आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6C का स्क्वायर, और इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो हम 0 मान लेंगे। अब इधर सिर्फ 0 बचा है। अब यहाँ पर इधर C कॉमन ले लो, तो इधर तो 0 हमारा रहेगा, C कॉमन लेंगे तो C बाहर आ जाएगा, तो C माइनस, एक सेकंड, यहाँ पे C का स्क्वायर नहीं है तो मैं स्क्वायर हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप C स्क्वायर में से C कॉमन लिया, एक C रह गया, यहाँ पर से C कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ 6 रह गया, ये आपका कुछ बन गया पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो है ये तो C के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई वाली चीज नीचे डिवाइड में जाती है तो वो क्या बन जाती है, नीचे डिवाइड में जाके आपकी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक काम ये करेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई में C है, ये C उठ के आ जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि हमें C की वैल्यू लानी है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, B डिवाइड में आ जाएगा, तो भैया ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस का C है, माइनस का 6 है, जो प्लस का आके इधर बन जाएगा आपका प्लस का 6। तो यहाँ से हमें मिलेगी एक पॉजिटिव 6 की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद। तो हमें अब कंफर्म हो गया कि प्लस या माइनस में से हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, पॉजिटिव 6 वाली वैल्यू उठानी है। तो C की जो वैल्यू आएगी एट द एंड वो आपकी आएगी पॉजिटिव का 6। तो इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करना था, सिर्फ यहीं पे करके सॉल्व छोड़ कर नहीं आना था। अगली बारी से भी हमने चेक करा और वहां से हमें कंफर्म पता चल गया कि हाँ प्लस का 6 ही इसका सही जवाब होगा, माइनस का 6 नहीं होगा। अब अगर आप वीडियो को छोड़ने की गलती करने जा रहे हो तो मत करना, क्योंकि अब यहाँ पर सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, समीकरणों का हल पता किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया सवाल कि यदि 4x + 6y = 15 और यहाँ पर ये दो इक्वेशन दी गई है, तो हमें 3x - 2y का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें 3x - 2y की वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और हमें y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे पता, ये हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या है देखिए, लिखते हैं। इक्वेशंस है हमारे पास 4x + 6y = 15 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x - 8y = 14। अब मैंने आपको बताया था पहला तरीका, क्या तरीका है, उस तरीके का नाम है आपका एलिमिनेशन मेथड, कि किसी भी एक को कैंसिल आउट कर दो, या तो आप x को खत्म कर दो एलिमिनेट कर दो, या आप y को खत्म कर दो एलिमिनेट कर दो। तो कैसे कर सकते हैं देखिए,
अब यहाँ पर ये सेम भी नहीं है कि हमने काटा साइन चेंज कर लो काट दिया। तो अगर ये सेम नहीं है, इक्वल लेंगे तो सेम कर लो। कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। कैसे? देखिए मैं मानता हूं मुझे यहाँ पर ये y को सेम करना है। यहाँ पर है y6 और यहाँ पर है y8। अब ये कैसे सेम हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, 24y। अभी सिर्फ y को बराबर देखना है, बाकियों को रहने दो, भूल जाओ। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो ये भी 24 बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे फिर। तो आइए करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी और पूरी इक्वेशन की होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि y को काटना है तो y की ही करो, नहीं, पूरी इक्वेशन की, x में, y में और जो अलग से टर्म है कांस्टेंट उसमें भी। तो यहाँ पर 4 है और 4 की 4 में रहेगी तो ये जाएगा आपका 16x 16x। ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 चौक 24y 24y और आपके पास क्या है इक्वल टू है 15 15 चौक 60। तो पूरी की इक्वेशन की हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी होगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसे इसकी करेंगे तो 3 की 6 में हो जाएगी, तो 6 3 कितने जाएंगे आपके 18x प्लस यहाँ पर प्लस है माइनस है बीच में, तो 8 3 24, तो माइनस का 24y, ठीक है जी। और इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 14 14 3 कितने होते हैं आपके 42। ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब इसको एलिमिनेट कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। कैसे कर देना है? देखिए अगर दोनों ही साइन चेंज मतलब प्लस प्लस के होते हैं तो हमें साइन चेंज करके कैंसिल आउट करना होता है, माइनस का साइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये 24y प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब कोई साइन चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर जो नंबर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस। ये एक प्लस का 24y है, ये माइनस का 24y है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर इसको जोड़ दो, ये भी प्लस के दोनों, तो जोड़ दो, प्लस के जोड़ दो, माइनस के माइनस कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको, 18 8 14 कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 34x इज इक्वल टू, इधर जोड़ेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 2 का 2 और 6 4 10 102। ये आपका इस तरीके से हो गया है। अब इसको आप आगे फर्दर लेके जाएंगे तो 102 को आप डिवाइड करेंगे 34 से, तो क्या डिवाइड हो जाएगा 34 से? ये हाँ जी हो तो जाना चाहिए 34 से डिवाइड। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर आप 34 तियां देखेंगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10, तो 34 तियां 102 ही होते हैं। तो ये कैंसिल आउट होके हमें मिल जाएगा 3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब जब x की वैल्यू आ जाए, मैंने क्या बताया, फिर वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं या निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन जो पहली वाली है हमारी, इसके अंदर y की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, जो कि हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें किसी में भी रख सकते हो, बस कैलकुलेशन सही करना, उसकी गलती मत करना। तो यहाँ पर 4 की जगह 4 रखूंगा, x की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, प्लस का 6y आपका एज इट इज चलेगा, इज इक्वल टू में 15 चलेगा। 4 तियां होते हैं आपके 12 प्लस 6y इज इक्वल टू में आपका 15 चलेगा। 6y आपका एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में 15 एज इट इज रहेगा। ये जो 12 प्लस का था उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो 6y आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये y अकेला रहेगा, y के साथ जो है ये 6 ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू भी आ गई और इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y की वैल्यू, जो कि आपकी आई है 1/2 1/2। ये यहाँ पर आ गई, दोनों को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। बस अब आपको x भी पता है, आपको y भी पता है, तो किस बात का है इंतजार। आइए निकालते हैं अपना जवाब, जो कि हमारा फाइनल आंसर। हमें निकालना क्या है? नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? 3x माइनस का 2y, ये निकालना है आपको। तो 3x की जगह पर x की वैल्यू माइनस 2y की जगह पर y की वैल्यू, जो कि है 1/2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 3 9, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 आंसर आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 3x माइनस 2y का जो वैल्यू है वो कितनी है? 8। तो अभी तक जो हम कर रहे थे ये था इसका एल्जेब्राइक मेथड, मतलब जहां पर हम कैलकुलेशंस करके लिखित रूप से आंसर लेकर आ रहे थे, x और y की वैल्यूज लेकर आ रहे थे। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाना, कैसे इक्वेशंस को सोल्व करके उसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से कैसे आंसर लाते हैं, ये वो सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण दी गई हैं, एक आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू
माइनस का 4। एक एक करके उठाते हैं। तो पहले इक्वेशन हम लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हमें क्या करना होता है, हमें इसको सोल्व करना होता है। x और y की कुछ कुछ वैल्यूज ढूंढनी होती हैं। तो कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लेंगे, ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, इस तरीके से इसके अंदर आप कुछ वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। तो x और y के लिए इसको आप सॉल्व करेंगे। कम से कम 2 वैल्यू से निकालोगे, 3 भी निकाल सकते हो, एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर कैसे कैसे देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर सोचना है कि आप क्या रखें और क्या आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मैं y की जगह अगर 0 पुट कर दूं, इसके अंदर y की जगह 0 पुट कर दूं, तो ये वाला सारा पार्ट मेरा 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो x बचेगा 5 के बराबर, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। ऐसे आपको इसको सोचना है कि y 0 रखने पे मुझे x 5 मिल गया। अब इसी तरीके से अगर मैं y की जगह पर रख दूं 1, तो y की जगह पर 1 रखने पे ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस का 2, और जब ये प्लस का 2 उस साइड जाएगा इक्वल के 5 के बाद, तो यहां पर बन जाएगा वो माइनस का 2। 5 में से वो 2 माइनस होंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 3। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। इसको आप चाहे तो सॉल्व करके भी समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो। प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x प्लस, ठीक है प्लस रहने दो, अब यहाँ पे इक्वल टू 5 है, ये वाला 3 इधर जाके 2 है ना, ये 2 एकम 2, हाँ 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो चीज़ मेरे माइंड में करी है। तो ये हमने इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। ऐसे आप उठाएंगे दूसरी इक्वेशन, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। सेम वही करेंगे आप, x और y के लिए इस इक्वेशन को 1 2 बार 3 बार सॉल्व करेंगे। तो x और y के लिए इसको आप सॉल्व करेंगे, कम से कम 2 बार तो करना ही है, 3 बार भी कर सकते हो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। अब कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर इस y को 0 रखूं, तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, खत्म। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 बचेगा। फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 2। तो इसका मतलब y 0 रखने पे x हमें मिलता है माइनस का 2। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ और क्या रख सकता हूँ, कुछ और मैं ये रख सकता हूँ कि अगर मैं y की जगह पर क्या पुट करूँ, 1 पुट करूंगा, तो उधर जाके ये जो है प्लस का हो जाएगा, और फिर वो आपका जो है माइनस का 1 बचेगा, फिर बटे में आंसर आएगा। तो आप एक काम करते हैं, कुछ और चीज यहाँ पे रखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप रख सकते हैं यहाँ पर y की जगह पर माइनस का 2 रख सकते हैं, आप माइनस का 2 रखेंगे, हाँ माइनस का 2 रखिए। कैसे, देखिए अगर आप y की जगह माइनस का 2 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू में माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका। तो ये आपका बन जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर 3 और 2 आपका 6 बन जाएगा, और ये यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनस का 4। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2x इधर ही रहेगा, यहाँ माइनस का 4 है, और ये वाला 6 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा आपका माइनस का 10, इधर बन जाएगा आपका 2x। अब इस 2 से ये 10 काट देंगे, डिवाइड में आ जाएगा ना नीचे, तो बन जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा तो 5, तो माइनस का 5 आपका आंसर मिल जाएगा। तो x आपको मिलेगा माइनस का 5। तो इस तरीके से आपको ये चीजें सोचनी है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप लिख सकते हो रफ पेपर में अलग से, बस गलती मत करना, गलत वैल्यू निकाल के मत लाना, वरना आपका ग्राफ ही गलत बन जाएगा। ग्राफ गलत बना तो आंसर भी गलत आएगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स आ गए एक्स वाई के, ये इसके कुछ पॉइंट्स आ गए। अब आइए इनको हम प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए होगा, जो मैं आपके लिए रफली यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपकी आ गई वाई एक्सिस, ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस, ठीक है जी। चलिए इस पे कुछ पॉइंट्स बना देते हैं। ये आपका 0 रहेगा, बराबर डिस्टेंस पे आपका होता है ना पॉइंट। अब एक्स के मैक्सिमम पॉइंट कहाँ जा रहा है, 5 तक जा रहा है, तो 5 तक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 ये आ गया, ठीक है, 6 तक ले लिया। अब x नेगेटिव में भी -5 तक जा रहा है, तो -5 तक नेगेटिव में भी ले लो। मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। -1 -2 -3 -4 और -5 कहीं यहाँ कोने में आएगा। ऐसे y के देख लो, तो y का तो 1 तक जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो 1 और 2 बस इतना ले लो आप। ऐसे ही y का माइनस में भी 2 तक ही जा रहा है, तो बस नीचे भी ले लो आप 1 और 2। पहली बात तो ये चीज़ आपके पास जब ग्राफ पेपर होगा तो ये करना ही नहीं है, तो चीज़ें हुई हुआ ही होंगी आपके सामने। अब इसको आप नामकरण भी दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है आपका 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका -1 -2 -3 -4 और -5। ये है आपका 1 2 और ये है आपका -1 -2। ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस। अब आइए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं।
x 5 रखने पे y 0 मिलता है, मतलब जब हम x पर 5 तक बढ़ते हैं, यहां तक हम बढ़ गए तो हमें y 0 मिला, मतलब y पे हमें कहीं भी नहीं जाना, तो इट मींस ये मिल गया हमें इस वाली लाइन का एक पॉइंट, जो पॉइंट है आपका कितना 5 और 0। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, x 3 रखो फिर y पे 1 तक बढ़ो, तो पहले x पर चलो 3 तक, ये चल गया, फिर y पे चलो 1 तक, तो y ऊपर 1 प्लस 1 जाना है तो ऊपर जाएंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट, कौन सा, x 3 रखने पे y हमें 1 मिलता है। अब देखो खेल क्या, देखो यहां पर हमें दो पॉइंट मिल गए, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दो, तो यहां पर जब आप इनको मिलाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन बनेगी, और इस लाइन को हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर लेके आएंगे ताकि पॉइंट्स आपस में दोनों मिल जाए। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर इनको आपस में क्रॉस करवा दिया, तो देखा आपने ये बन गई इस वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ये इसकी लाइन आ गई। अब ऐसे ही इसके पॉइंट प्लॉट करना है, तो आइए करते हैं कैसे। x जो है -2 रखने पे y मिलता है, अच्छा x -2 रखने पे y मिलता है 0, तो x -2 रखने पे y मिलता है 0, मतलब y में कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे आकर ठहर जाओ, तो ये हो गया आपका x -2 रखने पे y मिलता है 0। अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे, x -5 रखने पे y मिलता है -2, तो x -5 बिल्कुल यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये रखने पे y मिलता है -2, मतलब नीचे कहीं यहां पर आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x -5 और y -2, तो ये आ गए इसके दो पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब वही इन दोनों पॉइंट्स को भी एक लाइन में लेके आएंगे, तो जब इन दोनों पॉइंट्स की आप एक लाइन बनाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी लाइन, यहां से लाइन बन के आएगी, यहां पे मैं अभी सीधी कर दूंगा लाइन, पहले बना लूं, ये मैंने यहां पर लाइन बना ली, अब मैं इसको सीधा करता हूं ताकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर आ सके, ये आ गई इस तरीके से, थोड़ी सी नीचे कर देता हूं इसको। बाकी आप जब इसको पेपर पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास स्केल वगैरह सब होगा, तो आप उसके थ्रू यहाँ पर बना लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है y के लिए वो जो 2 मिल रहा है, लेकिन x का पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पर आए, क्योंकि ये एक रफली मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है आगे पीछे हो सकता है। तो जब आप ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो पूरी एक्यूरेसी आपके पास होगी, तो आपको जिस पॉइंट पर ये एग्जैक्ट कट रहा होगा वहां के आपके x और y के पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और वही वैल्यूज होंगी x और y की जब आप इसको एक्यूरेट बनाएंगे। अभी मेरा मकसद आपको समझाना था, तो मैंने यहाँ पर आपको एक रफली बना के दिखा दिया, ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी, शायद यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 2 ही रहे और x की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी आगे पीछे यहाँ पे कहीं पे हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर उसके आसपास हो सकती है, तो आपको ऐसे इसको बना लेना है, वो तरीका मैंने सिखा दिया। एक काम और करना कि दोनों लाइन की कोने पे आपको उस लाइन की समीकरण को लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर को कैसे पता कि कौन सी वाली लाइन कौन सी वाली इक्वेशन की है, नहीं पता ना, तो क्या करोगे, आप लिखेंगे, जैसे ये वाली जो लाइन थी ये इस वाली इक्वेशन की थी, तो इसके एंड में आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। ऐसे ही ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए थी, बाद वाली इक्वेशन के लिए थी, तो इसके एंड में आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे आप क्लियर हो गया, अच्छा ये लाइन इसकी है, ये लाइन इसकी है, इन दोनों के पॉइंट थे, इन्होंने यहां पर काटा, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। तो सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर में एक बड़ा सवाल, कैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी सिखा लेता हूं, ये भी सीख के जाओ। हर टाइप का सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया, अलजेब्रा वाला भी, आपका सॉल्यूशन वाला भी, हर चीज यहाँ पे ले ली। सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ यहाँ पे कि एक विद्यालय की चित्रकला प्रतियोगिता में एक बच्चे ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया, मतलब पेंडिंग कॉम्पिटिशन था, उसमें एक बच्चे ने इंडियन फ्लैग जो है वो बनाया है। अब उसका जो पेरीमीटर है वो है 50 सेंटीमीटर, हमें दिया गया है उसका पेरीमीटर या उसकी परिधि या उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, कि अगर लेंथ को 3 सेंटीमीटर जो है वो कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो उसका एरिया कम हो जाता है। ये बातें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लैग, हमें फ्लैग की डायमेंशन मतलब जो झंडा उसने बनाया है बच्चे ने, उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। एंड ऑल्सो फाइंड द करेक्ट एरिया ऑफ द फ्लैग, और सही एरिया भी हमें उसको बताना है। तो आइए बताते हैं। तो दो चीजें हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, हमें नहीं पता कितनी कितनी है तो हम उनको मान लेंगे x और y। बस यहीं से आपको सवाल की शुरुआत करनी है। जो नहीं पता होता उसको आपको मान लेना है, या जो निकालना है उसको मान लो। हमें यहाँ पर डायमेंशंस निकालनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई और चौड़ाई को ही मानेंगे। तो लेंथ को हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है झंडे की, माना झंडे की चौड़ाई, हिंदी वाले लिखना, माना झंडे की चौड़ाई y सेंटीमीटर। अब एरिया की अगर हम बात करें तो झंडा कैसा होता है, झंडा
होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है झंडा इस तरीके से, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई क्या है, x और y है ना, तो x इंटू वाई इसका एरिया निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। क्या हमें दिया गया है, पेरीमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा भैया, अगर आप झंडे को इस तरीके से देखेंगे, पेरीमीटर मतलब ये पूरा का पूरा बॉर्डर, तो यहाँ पर पूरे के पूरे बॉर्डर में दो तो लंबाई है, एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, और दो चौड़ाई है, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है। तो जब हम लंबाइयों को चौड़ाई को दो बार जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि पेरीमीटर क्या होगा आपका, पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा आपका, परिमाप होगा आपका 2L + B, जो गिवन था लिख दिया। अब हमें सवाल में कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि अगर हम क्या करें, पहले मैं लिखता हूं कैसे, एरिया जो है वो आपका बराबर होता है एरिया ऑफ फ्लैग या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप लिख देना, वो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, वो आपका बनेगा x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करके आ जाता है, या मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे कि x इंटू वाई करने पर लंबाई गुणा चौड़ाई करने पे मिलता है। अब हमें एक सवाल में कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है कि इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, कि एरिया जो है वो इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एरिया है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। कब कम होगा, इफ अगर इट्स लेंथ, इसकी लंबाई इज डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, कि अगर हम उसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर से कम कर दें और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दें, ये कंडीशन लगा दी हमने। तो जैसा कहा गया वैसा हमने कर दिया, लंबाई में से 3 कम कर दिए और चौड़ाई में से 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो y + 2 कर दिया। ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे, x की यहाँ पर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका xy, x की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 2x, माइनस के 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 3y, और माइनस के 3 की प्लस के 2 में हो जाएगी तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 6। इधर हमारे पास क्या क्या है, xy माइनस का 6। अब ये हमारे पास चीजें चल रही हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इधर भी माइनस का 6 है, उधर भी माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के दोनों पार जब सेम चीज हो काट सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी xy प्लस का है, यहाँ पर भी xy प्लस का, xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। तो ले देकर क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास 2x - 3y = 0। ये हमें यहाँ पर हमारे पास बचा है। अब आगे यूज करेंगे हम जो गिवन दिया गया था। हमें गिवन दिया गया था कि पेरीमीटर जो है वो 50 है, और पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का दुगना, मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका डबल कर दो। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की जगह क्या है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई हमने माना है x + y को, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 50 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x + y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25। अब आप देखो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी x + y = 25, और एक इक्वेशन ये है 2x - 3y = 0। तो इन दोनों में ही x और y हैं, और यहाँ पर 2 इक्वेशन है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, वही इसके नीचे इसको रखो, x बराबर करो या y बराबर करो और काट दो, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड होता है दूसरा, जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट करना, कैसे वो सिखाता हूं आपको। अब यहां पर ऐसे समझो कि x की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी 25 - y, क्योंकि ये y प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब मैं ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है, जिसको मैं फर्स्ट बोलूं या कुछ और नाम दे सकता हूं, x की जगह में 25 - y सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब इस इक्वेशन में जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, सवाल को ऊपर बढ़ाता हूं मैं यहां पे। तो सवाल का जवाब लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अब यहाँ पर 2 और x की जगह में अब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसकी दूसरी वाली वैल्यू, जिसका नाम है 25 - y, मतलब जिसका नाम कह रहा हूँ इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे माइनस का 3y। अब ऐसा करने से x खत्म हो गया, सारे 3y के रह गए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 25 दूनी कितने होते हैं आपके, 50 होते हैं, माइनस का 2y माइनस का 3y = 0। यहाँ पे आपका 50 रहेगा, माइनस का 3 और 2 5y हो जाएंगे = 0। ये वाला 50 यहाँ से फटाफट से उड़ाओ, इधर जाके ये माइनस का 50 हो जाएगा। ये लो जी 0 है तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सबको खत्म करके यहाँ पे माइनस का 50 रहेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 धाम 50 होते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के 10। y की 10 आ गई। अब बस y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो x = 25 - कॉल आ गई। तो
तो y की ये वैल्यू अब है यहाँ पे रख दूंगा, तो x बराबर है 25 माइनस y की वैल्यू निकल के आ गई 10, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 15। अब आपकी x की वैल्यू भी आपको पता है, आपकी y की वैल्यू भी पता है, तो आपको क्या मिल गया, लंबाई और चौड़ाई मिल गई। इसी को तो मुझे लंबाई चौड़ाई माना था, तो आप लिख देंगे एंड में कि लेंथ ऑफ द फ्लैग, ठीक है जी, कि झंडे की चौड़ाई जो आपकी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, लंबाई पहले लिखो, तो लंबाई हमने मानी थी 15, x मानी थी 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो आपने मानी थी वो आपने y मानी थी, तो y कितना आया है हमारा 10 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया था कि करेक्ट एरिया भी निकालो, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, कितनी 15 धाम 150 हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी दोनों डायमेंशंस आ गई जो आपसे निकलवाई थी, और करेक्ट एरिया भी आ गया जो आपसे निकलवाने को कहा गया था। तो बड़े वर्ड प्रॉब्लम में अगर सवाल कोई आता है तो इस तरीके का आता है। तरीका क्या है, तरीका सीखो, सवाल रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तरीका यह है कि आपको पहले सवाल पढ़ना है, क्या क्या गिवन दिया गया है वो लिखना है, सारी चीजें लिखने के बाद जो चीज निकलवानी है, जिस चीज का आंसर पूछा है आपको उसी को मान लेना है। उसको मानने के बाद आपकी कुछ ना कुछ इक्वेशंस क्रिएट होंगी, जब वो इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगी तो उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, एक के नीचे एक इक्वेशन लिखो, कोई भी एक चीज सेम बराबर करके उसको काट दो। अगर ये नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, x की वैल्यू निकाली y माइनस 25 माइनस y, फिर उस x की वैल्यू को x की जगह पर रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ऐसे y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू से x की निकल गई और आंसर आ गया। तो ये वाला मेथड से भी निकाल के आप आंसर ला सकते हो। और एंड में जो चीज पूछी जाए वो आपको जरूर निकालना है। ध्वज के आयाम ज्ञात कीजिए, आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई, तो ध्वज की लंबाई ध्वज की चौड़ाई ये आ गई, और एंड में आपको एरिया बताना था वो भी आपका आ गया है। तो इस तरीके से करनी है बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम। तो आज समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज की इस वीडियो के अंदर यानी आज के इस लेक्चर में कंपाइल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, कैसे सॉल्व होती हैं। पहचान मैंने आपको बता दी कि पहचान कैसे करनी है, कि कब इंटरसेक्टिंग आएगी, कब पैरेलल आएगी, कब नो सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और उसके बाद मैंने आपको छोटे बड़े हर टाइप के लंबे सवाल, ग्राफ वाले सवाल, वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। बस अब आपका काम क्या रह गया है, प्रैक्टिस करना। ये वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना, ये वाले सवाल खुद सॉल्व कर लेना, और इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम दी गए, क्वेश्चंस दिए गए, एनसीईआरटी लगा डालो, उसके क्वेश्चंस की जो एग्जांपल होते हैं एक्सरसाइज से पहले वो एग्जांपल सॉल्व करो, वहां से प्री बोर्ड में काफी क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं। तो इस तरीके से अपनी प्री बोर्ड की तगड़ी तैयारी करो। कोई भी डाउट किसी सवाल में आता है, कोई सवाल समझ में नहीं आया, किसी में मुश्किल पेश आ रही है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके और मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपको वो सवाल समझा दूंगा। ऑलराइट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी क्लास 10th के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि प्री बोर्ड एग्जाम में उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मैं कर सकूं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत जल्द लौटूंगा नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। जय हिंद।